नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। यह इस सीरीज़ का हमारा 14 लेक्चर है। इसके पहले हम 13 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न आंदोलन या चरणों के बारे में चर्चा की है। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हमेशा आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्या चरण हैं, या हम इस टॉपिक की एक रूपरेखा जानते हैं। अगर यही वाला आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हम इसको 6 चरणों में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बाकी के इसके सारे जो चरण है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब हमारा गांधी युग चल रहा है जिसके बारे में हम जो है चर्चा कर रहे हैं। और गांधी युग की बात करें तो हमें इसमें इतने टॉपिक पढ़ना है। ये जो रेड कलर का हाईलाइट आपको दिख रहा है, बिल्कुल आज हम इसी टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। तो समझ गए होंगे ये वाले टॉपिक का हम डिस्कशन हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो है कर चुके हैं। देन ये जो बात के टॉपिक है ये हम जो है बैक टू बैक वीडियोस इसके लिए लेकर आते रहेंगे। और जब हमारा 14 लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा तब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का टॉपिक जो है फाइनली ख़त्म होगा। तो आप समझ गए हैं। तो बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और बात करते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसने कि राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रसार किया था पूरे भारत में। और खिलाफत कमेटी की हम बात करें या खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये मुसलमानों से संबंधित था। तो क्या इसके कारण थे आंदोलन होने के, तो उन सबको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में जो दोनों आंदोलन हैं ये जो होता है इनके उद्देश्य जो होते हैं एक समान होते हैं। इनके कुछ कारण जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य जो होता है एक समान होता है। इनका जो कार्यक्रम का प्रसार है कि किस तरीके से किया जाना चाहिए उसका भी तरीका जो है समान होता है और कुछ सदस्य कॉमन होते हैं। तो हम इसीलिए ये जो आंदोलन है एक दूसरे से जुड़े हुए आंदोलन है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं और कहीं कहीं पर ये आंदोलन एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोनों में कॉमन ये चीज़ है कि दोनों ही अहिंसक आंदोलन थे, अहिंसक असहयोग आंदोलन थे। तो क्या कारण है इन आंदोलन के होने का, तो उस समय क्या था बेसिकली जो है प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा था। हम बात कर रहे हैं 1920 के समय की, ठीक है। 1919-1920 के समय की ये चर्चा चल रही है। प्रथम विश्व युद्ध का जो युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उन्होंने उसमें जो है हमें पता है भारतीयों ने ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। और जब युद्ध की समाप्ति हुई तो आर्थिक कठिनाइयों का भारत की जनता को सामना करना पड़ा था। काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी और काफ़ी जो अंग्रेज़ों ने है अपनी जो है पूर्ति करने हेतु यहाँ के पर लोगों को करों का बोझ बढ़ा दिया था। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी थी, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा था। तो इससे यहाँ पर हर वर्ग का नागरिक जो था वो परेशान था और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो है सभी के मन में जागृत हो गई। प्लस अगर बात करें तो मैसूखियों, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। 1920 के दशक में जो है महामारी फैली हुई थी। अब इसके अलावा तो एक ये भी रीज़न था। दूसरा रीज़न था रोलेट एक्ट का। हम सबको पता है कि 1919 में जो है रोलेट एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसमें कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक को पकड़ लिया जाता था और उस पर जो है केस चलाया जाता था और उसे किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो जो रोलेट एक्ट आया था इसके विरोध में जो है भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम जन जो है आंदोलन का प्रसार किया कि हम इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे, सभाएं करेंगे। तो इसी प्रकार की सभा जो है अमृतसर में चल रही थी। लोग अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस झड़प में कुछ लोग मारे गए थे अमृतसर में। फिर बाद में इसी के शोक सभा के उद्देश्य से, रोलेट एक्ट के निंदा प्रस्ताव के उद्देश्य से और साथ में ही जो है बैसाखी के पर्व मनाने के उद्देश्य से जब सभी लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो जनरल डायर ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। तो ये वाला भी जो घटना घटित हुई थी, जो जिनोसाइड हुआ था, इससे भी जो भारतीय समाज है वो काफ़ी जो है रुष्ट था।
प्लस फिर इसके बाद सोने पे सुहागा ये हुआ, हंटर कमीशन इसकी जांच हेतु बिठाया गया था और उसने जो है कुछ विशेष काम नहीं किया, ठीक है, केवल जो है ले दे के जो इनडायरेक्टली जो है डायर का ही जो है साथ दिया था। और ब्रिटिश संसद विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया था। मतलब इतना बड़ा वो कांड कर रहा है जनरल डायर, जिसको उधम सिंह ने जाके गोली से शूट कर दिया था, उसको जो है वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसके कृत्यों को उचित ठहरा रहा था। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की थी। तो ये सारी गतिविधियां जो है अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी, ठीक है। मतलब वैसे तो कई बार उनके असली चेहरे सामने आए थे, लेकिन ये इसने तात्कालिक एक काम करा था, तो ये भी एक रीजन था। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली है वो थोप दी गई थी भारतीयों के ऊपर। देन इसके अलावा जो है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी, एक हो गई थी। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आंदोलन चलाने के ये बेसिक से कुछ रीजंस थे। चलिए, तो ये बेसिक रीजन के बाद अब हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब हम केवल खिलाफत आंदोलन को समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का क्या मुद्दा था एक्चुअल में? तो खिलाफत आंदोलन का मुद्दा जो था वो तुर्की से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तुर्की या टर्की एक देश है। तो हुआ यूं था कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, ठीक है। ये यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का साथ दिया था। जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्ति के बाद क्या करा, ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर दमनात्मक प्रकृति अपनाई, ठीक है। उसको परेशान करने के लिए काफ़ी जो है कठोर कदम उठाए, तुर्की को विभाजित करना चाहा तथा खलीफा के पद को हटा दिया। जब ये सारी घटनाक्रम हो रही थी तो ये जो भारतीय मुसलमान का समाज था उसमें भी इस चीज़ के लिए जो है मतलब रोष फैला और उन्होंने इस बात का विरोध करा। उनका उद्देश्य था कि भैया खलीफा के पद को सर्वोच्चता को बनाए रखा जाए और तुर्की साम्राज्य का विभाजन ना किया जाए। तो इनके प्रमुख मुद्दे थे और इसी चीज़ के लिए ये अंग्रेज़ों के मूल रूप से अगेंस्ट खड़े हो गए। अर्थात ये वहाँ का वो बेसिक रीजंस थे जो हमने इसके पहले पढ़े, और ये तात्कालिक कारण था जिसने कि जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने इनके खिलाफ खड़े होने के लिए जो है अपने कदम बढ़ा लिए। और कुछ मुस्लिम नेताओं ने जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया, हम आगे बताएंगे आपको। तो अब हम बात करते हैं भारत में मुसलमानों ने इसकी ब्रिटेन के समक्ष क्या मांगे रखी। तो भारत के मुसलमानों ने ब्रिटेन की जो सरकार थी भारत में उस समय, उससे ये कहा कि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर खलीफा के प्रभुत्व को पुनर्स्थापित करो। भैया हमारे लिए खलीफा जो है बड़ा है, बहुत बड़ा वो है। खलीफा को प्रदेश की पुनर्व्यवस्था पर अधिक भूक्षेत्र प्रदान किया जाए, अर्थात खलीफा के पद को लौटा दिया जाए। तो इसी उद्देश्य से क्या हुआ, 1919 के प्रारंभ में अली बंधु। अब एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि अली बंधु कौन है। तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ये नाम याद रख लीजिए। जैसे सैयद बंधु है, दामोदर बंधु है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंधु हम पढ़ते रहते हैं हिस्ट्री में, तो आपको यहाँ पर अली बंधु का नाम याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में जो है खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है। तो आपको समझ लीजिए कितना फैक्टफुल जो है आपको ये पैराग्राफ है, आपको ये याद रखना है कि खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था। नवंबर 1919 में खिलाफत का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि गांधी जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए थे और गांधी जी भी चाहते थे कि जब हम खिलाफत से क्योंकि गांधी जी इस समय क्या है असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहे थे और जब खिलाफत का मुद्दा उठा तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एक करने की चाह, अपने साथ रखना चाहा। वो चाहते थे कि जब हम हिंदू मुसलमान एकता प्रदर्शित करेंगे तो इससे ब्रिटेन पर जो है प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी कार्यक्रम के तहत गांधी जी को क्या है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब असहयोग और खिलाफत आंदोलन, अब ये सभी जो है साथ साथ में, अब क्योंकि गांधी जी को खिलाफत कमेटी का बना दिया अध्यक्ष, गांधी जी ही असहयोग आंदोलन को लीड कर रहे हैं, तो फिर दोनों का साथ साथ में चलना भी क्या है वाजिब है। तो
तो बिल्कुल यही प्रोसेस चल रही थी। तो हम बात करते हैं अब असहयोग खिलाफत आंदोलन में क्या पृष्ठभूमि किस किस समय पर तैयार हुई। तो हुआ यूं कि अब फरवरी 1920 में हिंदू और मुसलमानों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने वायसराय से मुलाकात की और बोला कि भैया हमें खिलाफत के प्रश्नों को आप हल करो। हल करने का मतलब क्या है कि जो खलीफा है उसकी पद की सर्वोच्चता को बनाए रखो और तुर्की का विभाजन ना करो। हालांकि उन्होंने जो ब्रिटेन है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं मानी। फरवरी 1920 में फिर गांधी जी ने घोषणा करी। क्या घोषणा करी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो अब यहाँ ही से असहयोग आंदोलन की अब खिलाफत तो हम समझ ही रहे हैं, खिलाफत चल ही रहा है, ठीक है, खिलाफत का मुद्दा ये डाल ही दिया। अब हम असहयोग आंदोलन को यहाँ से कवर कर रहे हैं। अब गांधी जी घोषणा करते हैं कि देखो अंग्रेजों, देखो सरकार, अमृतसर हत्याकांड के लिए आप खेद प्रकट करो जो आपने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किया था। पंजाब में हुई जो जातियां हैं, ठीक है, जातियां नहीं हैं, जातियां हैं, जो भी जातियां हैं उसका निराकरण करो, ठीक है। तुर्की के प्रति अपने व्यवहार को नरम करो। इसमें खिलाफत का भी इन्होंने ऐड करा है पक्ष। भारतीयों को जो संतुष्ट करने के लिए कोई नई योजना लाओ, ठीक है, कोई नया सुधार लाओ, कोई नया प्लान लाओ जिसके तहत हम समझ गए होंगे कि संतुष्ट रहे यहाँ की जनता। और फिर गांधी जी ने चेतावनी दी कि देखो अगर आप हमारी इन मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हम असहयोग आंदोलन चालू कर देंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है असहयोग आंदोलन के रिस्पेक्ट में भी कि भैया आप अमृतसर हत्याकांड का जो है काफ़ी प्रभाव पड़ा था, आप अमृतसर हत्याकांड के लिए खेद प्रकट करो, पंजाब में जातियों का निराकरण करो, तुर्की वाला मैटर था, और कोई नई प्लान लेकर आओ। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। अब मई 1920 में क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है और उधर युद्ध जो भी है तुर्की के साथ जो है सैब्रीज की संधि कर ली जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में पूछा जाए कहीं कहीं किसी एग्जाम में कि सैब्रीज की संधि किसके बीच हुई थी, तो याद रखना है। तो मई 1920 में तुर्की के साथ सैब्रीज की संधि कर ली जाती है और इस संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और फाइनली 1924 में जो है खलीफा का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। जून 1920 में केंद्रीय खिलाफत कमेटी का जो केंद्रीय खिलाफत समिति का जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है, वो होता है इलाहाबाद में, ठीक है। 1919 का कहाँ हुआ था, वो हुआ था दिल्ली में और गांधी जी अध्यक्ष थे। जब 1920 में होता है तो इस अधिवेशन में स्कूल, कॉलेज या न्यायालय का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। अब अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है फाइनली शुरू हो जाता है। और दुर्भाग्यवश आपको बताना चाहेंगे कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है उसी दिन भारतीय की जो है गंगाधर तिलक का जो है निधन हो जाता है। जो प्रमुख अपनी भूमिका निभाते हैं विभिन्न आंदोलन में, उनका निधन हो जाता है। चलिए अब हम असहयोग आंदोलन को समझते हैं कि गांधी जी ने जो है फरवरी 1920 में अंग्रेज़ों को चेतावनी दी है, अंग्रेज़ों ने नहीं मानी बात। अब गांधी जी क्या करते हैं, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया जाता है। वैसे कांग्रेस का हर साल जो है अधिवेशन लगभग दिसंबर में होता है, जनरली अभी तक हमने जितना भी पढ़ा दिसंबर के लगभग होता है, हर साल होता है कहीं ना कहीं किसी सिटी पर। चूंकि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी तो अब बुलाया जाता है विशेष अधिवेशन, ठीक है, विशेष याद रखना, जैसे विशेष मीटिंग होती है ना, तो वैसे ही विशेष अधिवेशन जो है बुलाया गया, कहाँ पर, कोलकाता में, और इसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया तो कांग्रेस जो विशेष अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित होते हैं, अर्थात यहाँ पर यह रूपरेखा तैयार की जाती है कि एक्चुअल में हमें असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से चलाना है और क्या क्या हमें काम करना है पूरे हमारे भारत में। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स रखे गए, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दो और अपने जो है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं खोलो, ठीक है, न्यायालयों का बहिष्कार करो तथा पंचायतों के माध्यम से हम न्याय करेंगे। हमको नहीं चाहिए ब्रिटेन वाले जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हमें पंचायत के माध्यम से हम न्याय कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब असहयोग का मतलब ही है असहयोग, अर्थात हमें ब्रिटेन की किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना है, ना हमें किसी प्रकार से उनकी मदद लेना है, और उनका रचाया जो स्ट्रक्चर है हमें उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना है, चाहे वो स्कूल, कॉलेज हो, न्यायालय हो या विधान परिषद हो। और तीसरा मुद्दा ये होता है कि हमें विधान परिषदों का बहिष्कार करना है। अब ये दोस्तों जब हमने आपको स्वराज पार्टी वाला टॉपिक पढ़ाया था तब हमने विधान परिषद वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर किया था
कि कांग्रेस जो है विधान परिषदों के मूल रूप से जो बहिष्कारों का फैसला करती है। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ जो होता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में, वो ये मानता है, वो इसका विरोध करता है, बड़ा प्यार से ही करता है, सूरत विभाजन जैसे झगड़ा नहीं होता है, कि हमें विधान परिषदों में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब हम उस सिस्टम में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम रोड़ा अटका सकते हैं विभिन्न मुद्दों पर, ये इनका मानना था। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो धड़ है वो ये मानता था कि नहीं, हमें जो है विधान परिषदों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो इन दोनों के मतभेद के कारण फाइनली जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो है स्वराज पार्टी का गठन कर लेते हैं और विधान परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेते भी है और काफ़ी अच्छी सीटें मिलती है। हमने स्वराज पार्टी वाले कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराया है। चलिए, ये आ गया तो हमने बता दिया। तो असहयोग आंदोलन में तो यही है कि विधान परिषदों के बहिष्कार का जो है निर्णय लिया गया। ये निर्णय लिया गया कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और उसकी प्लेस पर हमें खादी के उपयोग को बढ़ाना है। चरखा काटने को भी प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो प्रतीक चिन्ह था वो चरखा ही रखा गया था, तो जो कि साफ इंडिकेट करता था कि नहीं, अब हमें हमारे देश में बना हुआ वस्त्र ही पहनना है, विदेशी वस्त्र नहीं पहनना है। क्योंकि जब विदेशी वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, विदेश का मार्केट डाउन कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उन पे जो है इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। हमें क्या करना है, और तो हमें सरकारी उपाधि तथा अवैतनिक पदों का परित्याग करना है, सरकारी सेवाओं का परित्याग करना है, सरकारी करों का भुगतान नहीं करना है, सरकारी तथा अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार तथा सैनिक, मजदूरों, क्लर्कों का मेसोपोटामिया में कार्य करने के लिए न जाना। तो इस प्रकार से जो है प्रमुख कार्यक्रम की रूपरेखा जो है तैयार की गई। तो आपको याद रखना है, ये कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, और निम्न जो है संदर्भ यहाँ से पारित किए गए। अब दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर में। अब ये जो नियमित अधिवेशन है वो विशेष अधिवेशन था, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप 1920 पढ़ ले तो ये नहीं बोले कि भैया 1920 में 2 अधिवेशन कैसे हो गए। तो वो परिस्थिति वश जो है विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कलकत्ता में, लेकिन दिसंबर में 2-3 महीने बाद ही जो है दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पर? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए CV राघवाचार्य। चलिए, कौन अध्यक्ष बनाए गए, हम इसको रेड पेन से ही लिख देते हैं, CV राघवाचार्य जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब इस अधिवेशन में क्या क्या जो है प्रस्ताव पारित किए गए, क्या क्या बातें रखी गई, तो इसमें ये कहा गया कि अब हम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है उसका अनुमोदन किया गया। कांग्रेस ने शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया, ठीक है, शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से। अभी तक क्या चल रहा था, अभी हम यहाँ पर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो उदारवादी दल था वो संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाना चाहता था, और ये जो है शांतिपूर्ण न्यायोचित तरीके से स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। फिर इन्होंने क्या करा कि अपने असहयोग आंदोलन को कंडक्ट करने के पर्पज से 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति गठित की, जो कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने का काम इनको सौंपा गया, और उसको अर्थात उसको जो है जो अवलोकन करने का काम दिया गया कि किस प्रकार से हमारा जो है ये एक ग्रुप काम कर रहा है और हमारे असहयोग आंदोलन को संचालित कर रहा है। इसके के अलावा जो है प्रदेश, इसी के अलावा दोस्तों क्षेत्रीय स्तर पर भी कांग्रेस कमेटी गठित की गई, गाँवों कस्बों में कांग्रेस कमेटी गठित की गई, सदस्यता फीस रखी गई 4 आना पर ईयर, ठीक है, ये रखी गई थी। मतलब ये है कि जगह जगह कमेटियां बनाई गई, मेन कमेटी जो चली रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, गाँव के स्तर पर जो है कांग्रेस की कमेटियां बनाई गई, लोगों को अधिक से अधिक उसमें जो है मेंबर बने, पार्टिसिपेट करा, उसकी सदस्यता ग्रहण करी और असहयोग आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि हम पूरी तन्मयता से असहयोग आंदोलन चलाएंगे तो हमें 1 वर्ष के भीतर क्या होगा, स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ऐसा गांधी जी का उस समय जो है मानना था। तो इस प्रकार से जो है काम चलता रहा है। अब यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट भी हम बता देते हैं आपको। जब ये वाला अधिवेशन रखा गया तो जो कांग्रेस है उसमें से मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS कापरडे और BC पॉल कांग्रेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि नहीं भैया, हमें संवैधानिक न्यायपूर्ण ढंग से संघर्ष चलाने के हम पक्षधर हैं, हमें न्यायोचित तरीके से नहीं चलाना। जो सेकेंड पॉइंट है इसको लेकर मतलब अपने मत को विभिन्नता प्रकट करते हैं और कांग्रेस छोड़ देते हैं। और सूर्यनाथ बनर्जी भी जो है कांग्रेस छोड़ देते हैं और इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लेते हैं। तो ये याद रखना, सूर्यनाथ बनर्जी किसका गठन करते हैं, इंडियन नेशनल
नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन करते हैं। तो ये हट जाते हैं, लेकिन अब गांधी जी चूंकि मेन फेस में आ चुके हैं तो आंदोलन का बहुत प्रसार होता है, बहुत बेनिफिट होता है। अब आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से होता है, मतलब क्या क्या मतलब जो हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्होंने क्या करना है उस पर डिसाइड किया, विशेष अधिवेशन में वो पारित किया। फिर अब क्या क्या प्रसार हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो हम देखते हैं। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। गांधी जी जो अली बंधु हैं अर्थात शौकत अली और मोहम्मद अली के साथ पूरे देश का दौरा करते हैं। उनके गांधी जी के साथ और भी जो है कई बड़े महान व्यक्ति रहते हैं, वो भी देश का दौरा करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं और मोटिवेट करते हैं आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार कर दिया जाता है, क्योंकि जैसा कि विशेष अधिवेशन में पक्ष रखा गया था और पश्चिम बंगाल जो है सबसे अग्रणी रहता है, अर्थात आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनपा था और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। तो शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार में पश्चिम बंगाल जो है अग्रणी रहता है। महात्मा गांधी इस दौरान जो है केसरे हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। केसरे हिंद की वही उपाधि है जो कि अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है कई लोग जो है ब्रिटेन की सेना में गए थे, अर्थात ब्रिटेन की साइड से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध लड़ा था, तो उन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली थी वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गांधी जी जो है, महात्मा गांधी जो होते हैं, केसरे हिंद की उपाधि छोड़ देते हैं। जब उपाधि की बात आए दोस्तों छोड़ने की, तो याद रखना इसके पहले हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से होम रूल आंदोलन के दौरान सर सुब्रमण्यम ने सर की उपाधि छोड़ी थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी। तो यहाँ पर ये केसरे हिंद की उपाधि छोड़ते हैं, साथ में जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि त्याग देते हैं। ठीक है, जमनालाल बजाज के बारे में हमने आपको बताया है कि ये कौन है, ये गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, राय बहादुर की उपाधि छोड़ देते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास तथा C राजगोपालाचार्य, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, वकील होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं और ये इस कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के संचालन के दौरान जैसा कि डिसाइड किया जाता है उपाधि और पद का परित्याग करने का, तो ये भी जो है छोड़ देते हैं। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है और खादी का इस्तेमाल किया जाता है। गांधी जी सूत काटते हैं और तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। इसका नाम तिलक स्वराज फंड क्यों रखा जाता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य रखा जाता है कि हम इसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए को है जो है जमा कर ले, और 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जो है जमा हो जाता है। देश के जो लोग, गांधी जी और उनके साथी जब विभिन्न जगहों का दौरा करते हैं, अपनी जनसभाएं करते हैं पूरे भारत में, तो वो कहीं लोग जो होते हैं गहने के रूप में या पैसे के अनाज के रूप में जो है स्वराज फंड में जो है फंड देते हैं, और काफ़ी जो है फंड है वो एकत्रित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है असहयोग आंदोलन संचालित होता है। चरखे और खादी का खूब प्रचार हुआ। ठीक है, खूब चलती है। कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएं समांतर पुलिस की तरह कार्य करने लगी। अब क्या होता है, इसी दौरान जो है 17 नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा होता है। तो भारत के विभिन्न स्थानों पर जो है हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इसी के समय पर जो मिदनापुर है जो कि बंगाल में आता है, गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, के चिराला पिराला तथा पेडांडी पांडु तालुका में यूनियन बोर्ड्स क्या करते हैं, कर देने से मना कर देते हैं, कर ना अदा करने का फैसला करते हैं। और कर ना अदा करना भी हमें पता है असहयोग आंदोलन का एक पार्ट था, आप जाके विशेष अधिवेशन वाला पार्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से काम किया जाता है। असम बंगाल में रेलवे के कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है असहयोग आंदोलन खूब प्रचार पाता है। अब असहयोग आंदोलन की बात करें तो कई क्रांतिकारी भी अपना समर्थन इस आंदोलन को देते हैं। ठीक है, कई क्रांतिकारी अपना जो है समर्थन इस आंदोलन को देते हैं। इसके अलावा कहीं जो स्थानीय आंदोलन संचालित हो रहे हैं, अलग अलग उद्देश्यों को लेकर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों के द्वारा जो संचालित हो रहे थे, जैसे कि किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वो भी इसका सपोर्ट करता है। एका आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वो भी इसका सपोर्ट करता है। मोपला विद्रोह जो केरल के मुसलमान लोगों के द्वारा चला जाता है मालाबार में, वो भी इसकी सपोर्ट करते हैं। पंजाब से महंतों के निष्कासन की मांग को लेकर चलाया गया जो सिखों का आंदोलन होता है, वो भी यहाँ पर इसका सपोर्ट करता है और ये काफ़ी जो है व्यापक रूप ले लेता है। ठीक है, काफ़ी
व्यापक रूप ले लेता है और असहयोग आंदोलन का भारत के इतिहास में बहुत ही दूरगामी जो है प्रभाव होता है। आंदोलन चल ही रहा होता है तो फिर से जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी दौरान जो है 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है अहमदाबाद में। ठीक है, अब 1920 का जो हुआ था नागपुर में हुआ था, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अब दिसंबर 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में बुलाया जाता है। इस समय इसके अध्यक्ष जो है CR दास रहते हैं, लेकिन उनको जेल में होने के कारण जो है हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या इस अधिवेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो हम देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी, बहुत कम लोग शायद आपको बताते होंगे। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी घोषणा करते हैं कि यदि सरकार ये कुछ और मांगे रखते हैं, मतलब असहयोग आंदोलन चल रहा है, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, जो है लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं। अब गांधी जी घोषणा करते हैं। अब इस दौरान क्या होता है हम पहले आपको बताते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कई लोग अपनी गिरफ्तारियां भी देते हैं। ठीक है, तो गांधी जी फाइनली 1 फरवरी को घोषणा करते हैं कि यदि सरकार राजनीतिक बंदियों को रिहा नहीं करती है, ठीक है, मतलब आपको जो है रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि वो अहिंसात्मक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे। आप प्रेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, प्रेस से नियंत्रण नहीं हटाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। और ये आंदोलन जो शुरू करने की योजना बनाई जाती है वो बनाई जाती है सूरत के बारदोली तालुका से। ठीक है, कि हम सूरत के बारदोली तालुका से क्या करेंगे, हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। अब गांधी जी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में अपने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तो वो इस प्रकार की घोषणा करते हैं। लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही एक घटना हो जाती है जिसके कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ता है, और वो है चोरा चोरी कांड की घटना। चोरा चोरी कांड की जो घटना है, चोरी चोरा कांड है, ये काफ़ी अपना जो है व्यापक प्रभाव डालती है। अब हुआ यूँ था, हम आपको बताते हैं, पहले आपको जो है कुछ डेट याद रखनी है। आपको 5 फरवरी 1922 का दिन याद रखना है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश याद रखना है। गांधी जी ने देखिए क्या घोषणा करी 1 फरवरी को कि हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। इनकी 2 मांगे रहती हैं, लेकिन 5 फरवरी को हादसा हो जाता है और फाइनली 12 फरवरी को क्या करते हैं, गांधी जी इस आंदोलन को जो है समाप्त कर देते हैं। अब समाप्त क्यों करते हैं वो आप समझिए। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक जगह होती है, एक छोटा सा कस्बा होता है जिसका नाम होता है चोरी चोरा। इस गांव का नाम भारतीय मतलब ये नाम होता है। अब क्या होता है कि पुलिस ने यहाँ पर स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को बुरी तरह पीटा, क्योंकि हमें पता है आंदोलन का संचालन क्या है, पूरे देश में हो रहा था, लोग सभाएं कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विदेशी वस्त्रों की होली चला रहे थे। तो पुलिस क्या करती है, स्वयंसेवक दलों के कुछ नेताओं को पीटती है, मारती है। क्यों मारती है, क्योंकि ये लोग जो है शराब की बिक्री एवं खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि का विरोध कर रहे थे। अब इस प्रकार से जब चल रहे तो क्या करते होता है कि प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे से ने पुलिस पर हमला कर दिया। ठीक है, पुलिस गोली चला देती है और गोलीबारी में कुछ जो है मतलब लोग उत्तेजित हो जाते हैं, गोलीबारी चल रही है तो फिर पूरी की पूरी जो प्रदर्शनकारी जनता है वो लपक लेती है किस पर, पुलिस के ऊपर। वो पुलिस छुप जाती है जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर, और बाहरी लोग जो प्रदर्शनकारी होते हैं वहाँ लगा देते हैं आग। तो इस हिंसक घटना में जो है 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, और गांधी जी इस घटना से काफ़ी दुखी होते हैं और वो तुरंत आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि आंदोलन जो है शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। तो फरवरी 1922 में बारदोली में जो है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से स्थगित कर दिया। फिर इसके बाद ये होता है कि मार्च 1920 में, क्योंकि फरवरी में स्थगित हो गया, तो अब अंग्रेज़ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और वो गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल भेज देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से बाद में कुछ इनको जो है रिहा भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो है घटना चलती है आंदोलन में। अब यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार नेता कौन है, तो वो है मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली वही है, अली बंधु वाले। और प्रतीक चिन्ह क्या था, तो चरखा और खादी जो है असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे आज के जो वीडियो है खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन जिसके बारे में हमने चर्चा की आपको समझ में आया होगा। आपके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहे। हमने जो स्टडी मटेरियल जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करवाया है, जिससे आपको स्टडी मटेरियल बेहतर मिल सके। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि क्या कारण थे खिलाफत और असहयोग के। प्रथम विशुद्ध, अमृतसर, रोलेट एक्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है।
गांधी जी जो है फरवरी 1920 में कुछ जो है अपनी मांगे रखते हैं और अंग्रेज़ों को वार्निंग देते हैं कि अगर आपने ये नहीं करा तो हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग स्टार्ट हो जाता है। सितंबर में विशेष अधिवेशन कांग्रेस का बुलाया जाता है 1920 में और असहयोग आंदोलन का क्या है, कार्यक्रम तय किया जाता है। फिर नागपुर अधिवेशन में भी कुछ जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। देन उसके बाद फिर आपको पता है क्या क्या किस प्रकार से होता है, क्या क्या किया जाता है देशवासियों के द्वारा। फाइनली चोरा चोरी कांड की घटना हो जाती है और असहयोग आंदोलन को बारदोली प्रस्ताव में वापस ले लिया जाता है। तो आपको ये कुछ जो पॉइंट हमने बताए फटाफट ये याद रखने होंगे, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को फटाफट कर दीजिए क्या, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। और यही कहेंगे लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।